ईपीएस अर्निंग पर शेयर। अब इसमें 4-5 चीजें आपने पहले आप पॉइंट आउट करनी है जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती। मतलब अर्निंग पर शेयर के अंदर बेसिकली अर्निंग पर शेयर क्या सारी कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है कि उन्होंने फाइंड करना है या नहीं। अब मेन क्या होता है कि ईपीएस डिस्क्लोज करना होता है, बताना होता है। तो IAS 33 कहता है कि जरूरी है कि सिर्फ पब्लिक कंपनी बताए, बाकी के लिए कंपल्सरी नहीं। किसके लिए कंपल्सरी है? पब्लिक एंटिटी के लिए। नंबर 1, इसका मतलब है IAS 33 अनलिस्टेड एंटिटी के ऊपर अप्लाई ही नहीं होता। वो करे ना करे कंपल्सरी नहीं है, बट पब्लिक कंपनी का, पब्लिक मतलब लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के लिए ईपीएस बताना कंपल्सरी है। नंबर 1। नंबर 2, ईपीएस का मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का क्या मतलब है? अर्निंग पर शेयर। मतलब आपने नेट प्रॉफिट बताना है, नेट प्रॉफिट बताना है पर शेयर, कि एक शेयर के ऊपर कितना कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। मतलब एक शेयर के बदले कितना एक इन्वेस्टर अर्न कर रहा है। तो वो कहता है अगर क्वेश्चन के अंदर लॉस आ जाता है तो क्या बताओ फिर लॉस आने के केस में क्या ये बात डिस्क्लोज करना जरूरी है या नहीं। देखिए ईपीएस बताना तो जरूरी हो गया ना। ईपीएस का क्या मतलब है? प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर पे डिवाइड करके आपने बताना है कि एक शेयर के ऊपर कितने कंपनी ने कमा लिया। तो कहता है कि अगर लॉस आ गया तो फिर तो लॉस पर शेयर बताना भी जरूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं आता, लॉस आ जाता है, तो पब्लिक कंपनी को लॉस पर शेयर बताना भी जरूरी है। कहता है कि पब्लिक कंपनी बताएगी इफ लॉस अकर्ड देन लॉस पर शेयर। ये इसकी दूसरी बात होगी। तीसरी बात इसके लिए क्या है? हमने दो चीजें फाइंड करनी है। एक फाइंड करना होगा हमें इस स्टैंडर्ड के अंदर बेसिक ईपीएस। क्या फाइंड करना है? बेसिक ईपीएस। और अगर अर्निंग नहीं है तो लॉस पर शेयर। स्टैंडर्ड में लाइन ये लिखी हुई है कि पब्लिक एंटिटी ने ईपीएस लाजमी बताना है चाहे लॉस ही क्यों ना आए। अब लॉस पर शेयर फिर बता दिया जाएगा। एक हम फाइंड किया करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। एक दफा ये पेपर में सवाल आ भी गया है 9 नंबर का। अब डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे फाइंड करना है, क्या चीज होती है, ये हम बाद में देखेंगे। ऐसा हो सकता है ईपीएस डाइल्यूट हो या ना हो। डाइल्यूट का मतलब होता है कम हो जाना। बेसिक ईपीएस से एक अगर ईपीएस कम हो जाए उसे कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। वो क्या होता है, कैसे होता है, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर क्वेश्चन के अंदर हम सवाल हल कर रहे हैं, ईपीएस डाइल्यूट हुआ ही नहीं, ऐसा होता है ना कि आपका एक बेसिक ईपीएस फाइंड करोगे और एक और ईपीएस फाइंड करोगे, अगर वो बेसिक ईपीएस से कम आता है तो हम उसे कहते हैं कि ये ईपीएस डाइल्यूट हो गया। और अगर कम ना आए तो हम कहते हैं बेस ईपीएस डाइल्यूट नहीं हुआ। अब पेपर में एक दफा सवाल आया था कि ईपीएस डाइल्यूट नहीं हो रहा था, तो फिर कहते हैं कि अगर डाइल्यूटेड ईपीएस ना हो तो बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस आर द सेम। बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस आर द फाइंड लाजमी करना है, चाहे डाइल्यूट हो रहा हो या ना हो रहा हो। अगर डाइल्यूट हो जाए तो ओके, ना हो तो बेसिक ईपीएस को ही हम क्या बोल देंगे? डाइल्यूटेड ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस अगर फाइंड करने आ जाए तो हमने हर हाल में फाइंड करने हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस ना आ रहा हो तो हम क्या कहेंगे? बेसिक ईपीएस ही डाइल्यूटेड ईपीएस है। नंबर 3, पहली बात क्या है कि बेसिक ईपीएस और ईपीएस सिर्फ पब्लिक कंपनी का होता है। दूसरा क्या है कि चाहे लॉस ही क्यों ना हो,
हम फिर भी ईपीएस फाइंड जरूर करेंगे। फिर ईपीएस से क्या चीज कंपनी की पता चलती है? क्या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पता चल रही है या पोजीशन पता चल रही है? बेसिक ईपीएस से हमें क्या चीज नजर आ रही है? क्या प्रॉफिटेबिलिटी या पोजीशन? मतलब ये बेसिक ईपीएस प्रॉफिट को शो कर रहा है या पोजीशन, एसेट्स या लायबिलिटी को शो कर रहा है? प्रॉफिट पर शेयर है। तो कहते हैं कि ईपीएस से कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है या प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है, एक ही बात है। ये जो चंद चीजें हैं ना, ये आपको उसमें काम आएंगी एमसीक्यूज में। ईपीएस सिर्फ पब्लिक कंपनी का होता है, चाहे प्रॉफिट हो ना हो फिर भी ईपीएस फाइंड करते हैं। ये पॉइंट जो बेसिक और डिल्यूटेड ईपीएस है, ये बाद में ज्यादा हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, क्योंकि पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया कि जो डिल्यूटेड ईपीएस है, अगर आ रहा है तो ओके, नहीं आ रहा तो बेसिक ईपीएस को ही डिल्यूटेड ईपीएस कह देंगे। और ईपीएस से हमें हमारी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चलता है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी या अर्निंग का पता चल रहा होता है। ठीक होगी बात। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ईपीएस। ईपीएस का नाम ही क्या है? अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग डिवाइडेड बाय शेयर, बेसिक फार्मूला यही है, अर्निंग डिवाइडेड बाय शेयर। लेकिन हम लिखेंगे क्या? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर डिवाइडेड बाय weighted average number of ordinary share। earning attributable to ordinary shares divided by weighted average number of ordinary shares। आज हमारा मेन मकसद है ऊपर वाली चीज को क्लियर करना, earning attributable to ordinary shares। नीचे वाला काम हम कल करेंगे, ठीक है? सवाल कर लेंगे आज ही, लेकिन नीचे वाले में क्या चीजें आती हैं, क्या मतलब है, वो कल का लेक्चर है। आज हमने अर्निंग को 100% क्लियर करना है कि अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब क्या। तो सबसे पहले अब आ जाए कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, कल मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कुछ इस तरह से होती है हमारे पास। सेल्स मैंने लिख दिया 5000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने लिख दिया 2000। हमारे पास प्रॉफिट आ गया 3000, मैंने कर दिया लेस अदर एक्सपेंसेस, और अदर इनकम को मिक्स करके लिख देते हैं 1000। हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट 2000। उसके बाद हम करते देते हैं ऐड ओसीआई, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, एक्सपोजर 500। हमारे पास आ गया नेट कंप्रीहेंसिव इनकम 2500। कभी कभार इस तरह से आपको फॉर्मेट दे दिया सकते हैं। इसमें से हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो चाहिए होता है नेट प्रॉफिट, मतलब ओसीआई से पहले वाला। ये जो अर्निंग ऊपर लिखी हुई है ना, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू, आप कहेंगे सर ये जो नीचे वाला प्रॉफिट है, ये जो नीचे वाला प्रॉफिट है ना, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते डिविडेंड के तौर पर कि शेयर होल्डर को दे दें। जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है हमारे पास, वो तो हमारा एक पड़ा हुआ एसेट था, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, क्या एक्चुअल में हमें कोई प्रॉफिट हुआ है? क्या वो रियलाइज हो चुका है? गाड़ी एक हमारे पास लैंड पड़ी थी 40 मिलियन की, वो 50 मिलियन की होगी। अब हमने लैंड बेची ही नहीं है, क्या इन्वेस्टर कह सकता है कि जो ऊपर 10 मिलियन हो गया वो मुझे दे दो?
क्या बिजनेस को वो पैसे मिल चुके हैं या बस उसकी बुक्स के अंदर वैल्यू बढ़ गई है, तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, वो डिविडेंड के तौर पर अर्निंग नहीं मानी जाएगी। इसलिए जब भी आप लोगों ने बेसिक ईपीएस के फार्मूले के लिए कोई अर्निंग पिक करनी है, वो कहां से करनी है, नेट प्रॉफिट वाली करनी है, उससे नीचे वाली नहीं करनी। तो अगर ये इस तरह से फॉर्मेट दे दिया जाए तो हम ओसीआई को इग्नोर कर देंगे। हाँ, ऐसा भी वो कर सकता है आपके साथ कि वो आपको दे ही 2500 दे कि हमारी नेट कंप्रीहेंसिव इनकम आ गया 2500 इंक्लूडिंग द रिवैल्यूएशन सरप्लस 500, तो हम उसमें से निकाल देंगे। ठीक होगी बात। उसके बाद छोटी सी बात जो आपको पहले पता है, दोबारा बता देता हूं, फिर आगे चलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये दो टाइप के होते हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल और इररिडीमेबल। जो रिडीमेबल होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। जो रिडीमेबल होते हैं वो क्या बोले जाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। और इस नॉन करंट लायबिलिटी क्या जो डिविडेंड या इंटरेस्ट की बात करें, वो एसओपीएल के अंदर रिकॉर्डेड होता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो इंटरेस्ट होता है या डिविडेंड होता है वो एसओपीएल के अंदर रिकॉर्डेड होता है एज एन इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। क्या फाइनेंस कॉस्ट माना जाता है। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो पार्ट ऑफ इक्विटी होता है, वो पार्ट ऑफ, तो जो पार्ट ऑफ इक्विटी होता है तो इसका जो डिविडेंड है नॉट सबट्रैक्टेड या रिड्यूस फ्रॉम एसओपीएल, वो एसओपीएल से माइनस नहीं होता। वो एसओपीएल से माइनस कहां से माइनस होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। तो जो नेट प्रॉफिट है ना उसके अंदर रिडीमेबल का डिविडेंड माइनस हुआ है और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस नहीं हुआ। बस ये बात आपने याद रखनी। अगला काम हमारा, ये जो प्रेफरेंस शेयर चाहे कम्युलेटिव हो या सॉरी ये जो चाहे रिडीमेबल हो चाहे इररिडीमेबल हो, इनका जो डिविडेंड होता है ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है कम्युलेटिव, एक होता है नॉन कम्युलेटिव। हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर ये टर्म्स पढ़ी है। एक होता है कम्युलेटिव और एक होता है नॉन कम्युलेटिव। फिर ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड, एक होता है कम्युलेटिव और एक होता है नॉन कम्युलेटिव। एक होता है कम्युलेटिव और एक होता है नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव के बारे में आप लोगों को पता होगा, इट विल बी कंसीडर्ड डिक्लेयर्ड आर नॉट। मतलब ये जहां लिखना है लिख चुके होते हैं, अगर हमने लिखना है तो हम लिख देंगे, पहले लिखा हुआ तो लिखा होगा कि अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ये है, ये एग्जिस्ट करता है चाहे डिक्लेयर है या डिक्लेयर नहीं। और नॉन कम्युलेटिव ओनली कंसीडर व्हेन डिक्लेयर्ड। ये चाहे रिडीमेबल हो चाहे इररिडीमेबल, मतलब ये प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो रही है। नॉन कम्युलेटिव का डिविडेंड चाहे डिक्लेयर है या नहीं है, सॉरी कम्युलेटिव का चाहे डिक्लेयर है या नहीं, आपने उसको कंसीडर करना है।
और नॉन कम्युलेटिव में सिर्फ आपने तब कंसीडर करना है जब डिक्लेयर। बात हमारी खत्म हो। अब हमने सिर्फ क्वेश्चन करने हैं इसके, जो बेसिक बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ये लिस्टेड कंपनी का होता है। दूसरी बात यह, चाहे प्रॉफिट हो ना हो, ईपीएस हमने फाइंड करना ही करना है। तीसरी बात, बेसिक और डिल्यूटेड ईपीएस के बारे में वो बाद में हम उसको देख लेंगे। और ईपीएस किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है, ना कि फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट करता है। तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, एक और बात, क्योंकि अब आप R2 में हो या R1 में होते थे तो ये बात करते ही नहीं थे, R2 में है तो ये बात हमें करनी पड़ेगी, और ये सब पेपर में सवाल भी पूछा जा सकता है आपको। अभी आप थोड़ा सा जब कंसोलिडेशन के 2-3 लेक्चर ले लोगे ना, तो फिर मैं इसकी अगली बात भी आपको बता दूंगा, जो एक बात हमारी रहती है। अब एक कंपनी है, जो आपने पढ़ना है ना, एक टॉपिक पढ़ना है कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन में होता क्या, सपोज दैट एक कंपनी ए है, ठीक है। इस कंपनी ए की दो सब्सिडीज है, दो सब्सिडरीज हैं। एक है कंपनी बी और एक है कंपनी सी। अब ये होल्डिंग कंपनी है, ये उनकी सब्सिडरीज हैं, ये उनकी सब्सिडरीज हैं। अब होल्डिंग कंपनी के लिए जरूरी होता है कि वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाए, मतलब अपना फाइनल अकाउंट का सवाल भी करे, मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस अपने भी बनाए और कंसोलिडेटेड भी बनाए। अब कंसोलिडेटेड से क्या मुराद है कि ए, बी और सी तीनों की इकट्ठी एक स्टेटमेंट बन जाएगी, तीनों के नॉन करंट एसेट ऐड करके, तीनों के करंट एसेट ऐड करके, तीनों की इनकम, तीनों के एक्सपेंस, सब कुछ प्लस करके भी बनाए और सेपरेट भी बनाए। अब वो कहता है कि अगर कंपनी ए ने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी है और ये लिस्टेड कंपनी है और कंसोलिडेटेड भी बनानी है, तो तब वो सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ईपीएस लिख दे, फिर फाइनेंस सेपरेट सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर किसी कंपनी ने सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी है और कंसोलिडेटेड भी बनानी है, तो फिर किस में हो जाएगा, वो कंसोलिडेटेड में लिख दे, फिर सिंगल में लिखने की जरूरत, क्योंकि पब्लिक कंपनी के लिए लिखना जरूरी है ना। और अगर वो दोनों बना रही है, सेपरेट भी और कंसोलिडेटेड भी, तो फिर किस में लिख देगी, कंसोलिडेटेड। इसमें ये आपका ना, ये पहला पैराग्राफ मैंने सारा रीड करके आपको दे दिया, पहले मतलब यहां तक। उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो यहां तक तकरीबन, इसकी रीडिंग मैंने आपको करके दे दी, क्योंकि आपको पता है 10 नंबर के जो सवाल आते हैं ना, ये रीडिंग ही है। और आपने इस तरह बुलेट्स फॉर्म में रीडिंग करके इस पूरे पैराग्राफ को अगर पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपने इसके बुलेट्स बनाकर चाहे इसके ऊपर साइड पे लिख दें या अपने नोट्सों में लिख दें, जिस तरह से आपको। ये बात यहां पर लिखी हुई है, अगर व्हेन एंटिटी प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेर सेपरेट, IAS 33 only required disclose EPS based on figure in कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या था, फिर उसको फिर सेपरेट में लिखने की जरूरत नहीं। अब आ जाएं सवालों के ऊपर। बहुत आसान सा टॉपिक है ये वैसे। बेसिक ईपीएस का फार्मूला तो हमने लिख लिया है, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स। आपने ये ATOS नहीं लिखना, ये लिखा हुआ है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। पेपर में ये पूरा लिखना है। अब हमने सवाल पहले बिस्मिल्लाह करते हैं कि नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी for the year ended rupees 200,000 for the year ended 2000। अपना ये ईयर एंडेड के आपने डेट भी लिख लें, कोई 30th जून 2025। ऑर्डिनरी शेयर्स
80,000 at the rate of ₹10 each। अभी बिल्कुल यही कहते हैं फाइंड बेसिक ईपीएस। फाइंड बेसिक ईपीएस। सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं बेसिक ईपीएस का। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स। पेपर में उसको नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, ईट ओएस। ओएस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, एक नेट प्रॉफिट बताया हुआ है और एक शेयर्स के बारे में बताया हुआ है। तो अर्निंग डिवाइडेड बाय शेयर्स। एक बात याद रखनी है, ऊपर वाली जो अर्निंग है वो किसकी होनी चाहिए, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स को जो देनी है। क्या लिखा हुआ है, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स। वो अर्निंग जो ऑर्डिनरी शेयर्स की है, और वो कौन सी है, नेट कंप्रिहेंसिव इनकम या नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स। अब इसमें हमारे पास अर्निंग है 2 लाख। अगर क्वेश्चन के अंदर कभी कुछ ना बताया हो ना, तो वो सारा कुछ ऑर्डिनरी शेयर्स का ही होता है। डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ है वेटेड एवरेज नंबर, अमाउंट आएगी या नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 80,000। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाए कितना, 2.5। अब एक और सवाल लिखते हैं, एक और सवाल हमारे पास है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹500,000। ordinary share capital, ordinary share capital at the rate of 100 each, ₹100 million। number of irredeemable preference shares at the rate of 10%, ₹800,000। ये नंबर ऑफ नहीं, आप लिखते हैं सिर्फ इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर का वर्ड काट दें क्योंकि आगे हम अमाउंट्स में लिख रहे हैं। redeemable P share at the rate of 15%, ₹500,000। find basic EPS। फाइंड, जब वो लव्स कम्युलेटिव या नॉन कम्युलेटिव का आए ना, तो फिर हमने सोचते हैं डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड। जब साइलेंट हो ना तो वो कम्युलेटिव ही होते हैं सारे, जब साइलेंट हो तो कम्युलेटिव होते हैं, और जब साइलेंट ना हो तो फिर हम देखते हैं कि ये डिक्लेयर्ड है या डिक्लेयर्ड नहीं। हाँ जी, सबसे पहले तो आपने फार्मूला लिखा, तो फार्मूला लिखे जरा बेसिक ईपीएस का। बेसिक ईपीएस जी, फार्मूला क्या बनता है, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जी। अब सबसे पहले ऊपर वाले वर्ड के ऊपर गौर करना है, एंड पर इसको हम कंक्लूड करेंगे। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, ये जो आपके पास अर्निंग है 5 लाख,
क्या ये सारे की सारी अर्निंग का हक ऑर्डिनरी शेयर्स का है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है? अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो हमने उनको भी पैसे देने हैं, बल्कि उनको तो पहले देने हैं। आपको पता ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड पहले दिया जाता है, ये तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को हम बाद में पैसे देते हैं, उनकी अर्निंग का हक बाद में बनता है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बनता है। अब हमने देखा कि हमारे पास एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और एक रिडीमेबल है। जो तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो अपना हक ले चुके हैं। अब वो हम एसओपीएल में वो अर्निंग माइनस कर चुके हैं। 5 लाख जो हमारे पास प्रॉफिट आया, रिडीमेबल का डिविडेंड माइनस हो चुका है, क्योंकि वो फाइनेंस कॉस्ट मानी जाती है और फाइनेंस कॉस्ट हम पहले माइनस कर देते हैं। तो रिडीमेबल का फाइनेंस कॉस्ट अगर वो जो साइलेंट होता है, जो बाय डिफॉल्ट होता है, वो माइनस हो चुका होता है। बट अगर कभी कोई कह दे कि हमने माइनस नहीं किया, माइनस करना भूल गया, तब माइनस कर दे। अब इसमें तो माइनस हो चुका है। क्या इररिडीमेबल का डिविडेंड भी माइनस हो चुका है? उनको अभी हमने पैसे दे दिए, तो उसके जितने पैसे बनते हैं पहले प्रॉफिट में से वो माइनस करेंगे, फिर उसके बाद बाकी जो अर्निंग बच जाएगी उसका हक किसका ऊपर आ जाएगा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। तो आपने यहां पर ही ऐड कर देना है माइनस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड आप लिख ले, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और आगे एक माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एनसीआई, वो कंसोलिडेशन के अंदर होगा। यहां पर स्टार लिख लेते हैं। जब ये कंसोलिडेशन का टॉपिक 1-2 दिन भी आप पढ़ लोगे तो मैं वो बता दूंगा। तो एनसीआई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो उसका हिस्सा मिलता होता है, एनसीआई क्या चीज है क्या नहीं है, वो जब आप कंसोलिडेशन का 2 लेक्चर ले लोगे तो मैं आपको फिर ये बता दूंगा कि वो होता क्या। ठीक होगी बात। अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। मैं माइनस कर दूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड। अब जाहिर सी बात है माइनस तो दोनों करने हैं, एक हो चुका है, एक हम कर देंगे। तो 8 लाख का 10% ले, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। सारे शेयर्स लिख देंगे या सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स लिखें? तो ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? 1 मिलियन। 100 मिलियन नहीं है, 1 मिलियन। क्यों भला? ये तो रुपीज है, ये जो आपके पास है रुपीज है, और एक शेयर कितने का है? तो 1 मिलियन को 100 में डिवाइड करेंगे और 100 मिलियन को, तो हमारे पास 1 मिलियन आ गया। तो कितना आंसर आ गया? 0. ये हमारे पास बेसिक ईपीएस। समझ लगी? तो क्या करना है हमने? अर्निंग माइनस प्रेफरेंस शेयर, सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड भी सिर्फ इररिडीमेबल। और एंड पे वो कर लेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एनसीआई। और कंट्रीब्यूशन ऑफ एनसीआई क्या होता है कि वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है, वो जब कंसोलिडेशन में पड़ेगा। अब अगला एक सवाल देखिए। अब ये सवाल ही है। अगला क्वेश्चन है कि मेरे पास है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। एक्सट्रैक्ट समझते हो ना, कि कुछ हिस्सा उसने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का हमें बताया हुआ। क्या बताया हुआ है? कहता है नेट प्रॉफिट है ₹1200,000, एड OCI 200,000, टोटल 1400,000। उसके बाद वो कहता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल, at the rate of 10 each, $6 million, नॉन कम्युलेटिव irredeemable
irredeemable preference shares, non-cumulative irredeemable preference shares at the rate of 10%, 8 million. Cumulative redeemable P share cumulative redeemable P share at the rate of 15%, 5 million. और मजीद फर्दर क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड ऑफ P shares are not declared, find basic EPS. Dividend of P shares are not declared, find basic EPS. करो जरा ये 2 मिनट का क्वेश्चन है और 2 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन आपने करना। हो गया? चलो एक दफा बाकी को भी करने दो। हो गया। हाँ कितना आ रहा है? दिया कितना? 86। आओ कितना आ रहा है? 2 अमानत 2। देखिए फार्मूला क्या है, बेसिक ईपीएस। फार्मूले पे जाए, बेसिक ईपीएस अर्निंग attributable to ordinary shares divided by weighted average number of ordinary shares। इस अर्निंग में से हम माइनस कर देते हैं अगर डिविडेंड का मसला हो तो। अर्निंग हमारे पास हम कितनी लेंगे, 12 लाख या 14 लाख? 12 लाख, क्योंकि हम अर्निंग लेते होते हैं, ये जो ओसीआई है ये कंसीडर नहीं करते। ओसीआई को प्लस करके हमने अर्निंग नहीं लेनी होती, तो अर्निंग हमने लेनी है 12 लाख। अब जरा तसल्ली से, सबसे पहले 12 लाख रेक्टिफाइड होना चाहिए। अगर कोई एरर वगैरह है तो उसको सही कर ले, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लिया करें। अब माइनस कर देंगे, अगर 2 चीजें माइनस करेंगे इसमें से, जो बाय डिफॉल्ट माइनस हो चुकी है उसको तो हमने माइनस नहीं करना, 2 चीजें माइनस करनी है। एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, और एक हमने माइनस करना है कंट्रीब्यूशन ऑफ एनसीआई। एनसीआई क्या चीज है वो आपको कंसोलिडेशन में पता चलेगा। अभी उसकी फिर हम बात करना छोड़ देते हैं आज के दिन के लिए, बल्कि 2 दिन उसकी बात नहीं करते। अब हमने माइनस करना है, देखिए कम्युलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस हो चुका होता है, चाहे जो मर्जी हो, रिडीमेबल कम्युलेटिव हो नॉन कम्युलेटिव हो, हमने उसको कंसीडर नहीं करना होता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका अगर डिविडेंड है तो माइनस हो चुका है। अनटिल एंड अनलेस के वो क्लियरली क्वेश्चन के अंदर हमें ये ना बताए कि जी फलां वाला डिविडेंड माइनस करना था, अदरवाइज वो माइनस हो चुका होता है। नंबर 1, इसको तो हमने क्रॉस कर दिया, क्योंकि इसका तो डिविडेंड माइनस नहीं होना, हो चुका है तो हो चुका है, नहीं है तो होगा ही नहीं। फिर हमने आ जाना है इररिडीमेबल के ऊपर। इररिडीमेबल कौन से हैं? नॉन कम्युलेटिव। अगर ये डिक्लेयर्ड है तो इसका डिविडेंड होगा,
अगर ये डिक्लेयर्ड नहीं है तो फिर इसका डिविडेंड भी नहीं होगा। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड्स ऑफ पी शेयर्स आर नॉट डिक्लेयर्ड, इसका मतलब इसका डिविडेंड है ही नहीं। तो फिर हमने अर्निंग कौन सी लेनी है, 12 लाख। पहली बात तो ये हो, ये बात समझ लगी। हमने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड तब लेंगे अगर वो कम्युलेटिव है, तो फिर तो हर हाल में लेना है, और नॉन कम्युलेटिव है तो सिर्फ जब डिक्लेयर हो लेना है। कम्युलेटिव है तो लेने है, फिर माइनस करेंगे, और अगर नॉन कम्युलेटिव है तो सिर्फ डिक्लेयर लेना। तो अभी हमारे पास सिर्फ 12 लाख आ जाएगा, कुछ भी माइनस, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। 6 मिलियन टोटल है, 10 पे डिवाइड कर देंगे तो 6 लाख। तो बेसिक ईपीएस हमारा कितना आ जाएगा, ओके की बात। आप फिर एक सवाल और लिखिए। अब इस चीज का ना बड़ा ख्याल रखना होता है, क्योंकि पेपर में जब फ्लो में जा रहा होता तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ भी हो सकती है। तो ये चीजें भी देखनी है कि हमने किस चीज को प्लस माइनस करना है या किस प्लस माइनस नहीं करना। नेक्स्ट देखें, नेट प्रॉफिट है हमारा ₹1600,000 और ऑर्डिनरी शेयर्स हैं हमारे पास, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल at the rate of 10 each, rupees 80 million. Non-cumulative P shares, irredeemable P shares at the rate of 10%, 12 लाख। Cumulative redeemable preference shares at the rate of 12%, 8 लाख। Dividend of P shares is declared. Find basic EPS. हाँ जी, करो जरा बेसिक ईपीएस इसका फाइंड करो। जीरो पॉइंट 0.185 0.05 आ रहा है, 0.185 आ रहा है। चलो देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो आपके पास जो बेसिक ईपीएस का फार्मूला है वो लिखने की बजाय डायरेक्ट लिख देते हैं। प्रॉफिट कितना लिखना है, अब जो कम्युलेटिव जो रिडीमेबल है वो तो खत्म कर देते हैं। रिडीमेबल का तो आने नहीं, चाहे कम्युलेटिव हो चाहे नॉन कम्युलेटिव हो, क्योंकि उसका जो डिविडेंड है तो माइनस हो चुका है, अगर नहीं है तो फिर है ही नहीं। ये है नॉन कम्युलेटिव। अब देखिए, अगर साइलेंट होंगे, प्रेफरेंस शेयर साइलेंट होंगे तो हमेशा इररिडीमेबल होंगे।
प्रेफरेंस शेयर्स अगर साइलेंट होंगे, मतलब उसके साथ रिडीमेबल या इररिडीमेबल नहीं लिखा हुआ, तो वो इररिडीमेबल हो। ये बात लिखें, वरना इतना मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये याद रहेगा। पता तो है आप लोगों को, इतने बड़े हो गए, अपने दिमाग के बारे में आइडिया हो जाना चाहिए। लगता है याद रहेगा, रहता नहीं। किसी जगह लिख लें, ऊंची जगह पे जाके आप लोग जब रिवाइज करने लगो तो ये पता हो। अगर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो इररिडीमेबल माने जाएंगे। अगली बात, अगर ये नहीं लिखा हुआ कि कम्युलेटिव है या नॉन कम्युलेटिव है, तो हम कम्युलेटिव मानेंगे। अगर ये नहीं लिखा हुआ कि कम्युलेटिव है या नॉन कम्युलेटिव है, तो हम क्या मानेंगे। अब तीसरी बात, कम्युलेटिव या नॉन कम्युलेटिव या शेयर्स के साथ लिखा होता है या डिविडेंड के साथ लिखा होता है। वो डिविडेंड के साथ भी लिख देता है कम्युलेटिव डिविडेंड या नॉन कम्युलेटिव डिविडेंड। तो ये कम्युलेटिव या नॉन कम्युलेटिव, या तो वो नंबर शेयर्स के साथ भी लिखा हो सकता है और डिविडेंड के साथ भी लिखा हो सकता है। अब हमने इसमें से देखना है, नॉन कम्युलेटिव है, हमने फौरन देख लिया कि नॉन कम्युलेटिव अगर डिक्लेयर्ड होगा तो माइनस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, तो हमने 12 लाख का 10% लेंगे तो वो आ जाएगा 1,20,000, माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो क्योंकि ऊपर अर्निंग भी ऑर्डिनरी शेयर्स किया है, इसका 10% लेंगे, सॉरी इस पर 10 पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 मिलियन। 12 लाख माइनस 1,20,000, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 8 मिलियन पे, तो कितना आ गया 0.185। ठीक होगी बात। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से आपने करना है, फिर इसके बारे में जो एक नई छोटी सी बात ऐड कर देंगे। सॉरी, अगर साइलेंट हो गए, ये नहीं पता कि डिक्लेयर्ड है या नॉन, ये निकले तो फिर हम समझेंगे डिक्लेयर्ड ही है, अगर साइलेंट होगा तो। अब आ जाए क्वेश्चन के अंदर, एक हमारे पास नेट प्रॉफिट है, रुपीज 800,000, और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल at the rate of 10 each, rupees 8 million, retain earning में हम लिख देते हैं 5 लाख, रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसमें भी हम लिख देते हैं 5 लाख, टोटल आ गया 9 मिलियन। फिर उसके बाद रिडीमेबल पी शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 15%, 2 मिलियन। इररिडीमेबल पी शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10%, 3 मिलियन। हाँ जी, बस इतना ही है। बेसिक ईपीएस फाइंड करते हैं, करो जरा बेसिक ईपीएस फाइंड करो।
हो गया कितना 1.25 1.25। तो पहला सवाल ठीक हो गया, इफ्तिताह हो गया। हाँ जी, जब हम बेसिक ईपीएस फाइंड करेंगे तो फार्मूला क्या लिखेंगे, अर्निंग एट्रीब्यूट, चलो देख लेते हैं, एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, अर्निंग हमारे पास कितनी है 8 लाख। अब डिसाइड करना है कुछ माइनस होना है या रिडीमेबल का तो माइनस नहीं होना क्योंकि वो पहले माइनस हो चुका है। इररिडीमेबल क्योंकि अगर साइलेंट है तो हम समझेंगे कि वो कम्युलेटिव है, सारा फिर वो हमने करना ही करना है। तो उसके बारे में वो 3 मिलियन का 10% लेंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय, हमने इक्विटी नहीं लेना, हमने ऑर्डिनरी शेयर्स लेने क्योंकि हमने नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे 8 लाख मिलियन को 10 पे डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा 8 लाख, 0.6। तो हमारे पास 8 लाख में से 3 लाख माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5 लाख, और 5 लाख को 8 लाख पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6। नंबर नीचे क्या लिखना है, नंबर ऑफ शेयर, तो रिटेनर ने नंबर ऑफ शेयर तो नहीं है ना, वो इक्विटी है लेकिन नंबर में नहीं आएगा। नंबर ऑफ शेयर तो वही होगा ना जो शेयर ही होंगे। अच्छा, ये इसके अंदर ना वो डिविडेंड माइनस हो चुका होता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का, वो सारा कुछ हमने नेट प्रॉफिट लेना है। जो रिटेन अर्निंग होता है ना उसके अंदर नेट प्रॉफिट ऐड हुआ होता है, कुछ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। और यहां पर हम लेते होते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो जो रिटेन अर्निंग होता है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं होता। इस साल जो प्रॉफिट हुआ उसका 10% रिटेन अर्निंग में रहता है, फिर वो माइनस नहीं, वो 10% रिटेन अर्निंग में ऐसा नहीं होता होता, प्रॉफिट सारा रिटेन अर्निंग में जाना होता है, फिर उसमें से अलग अलग वो कहता है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। नेट प्रॉफिट सारे का सारा रिटेन अर्निंग में जाता है, लेकिन उसका ब्रोडर भी तो पड़ा होता है, उसके अंदर वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी तो आती है, तो रिटेन अर्निंग तो बहुत कुछ होता है। तो जो अर्निंग यहां पर इस्तेमाल हो रही है वो रिटेन अर्निंग नहीं इस्तेमाल हो रही, वो नेट प्रॉफिट इस्तेमाल हो रहा है। मतलब आप लोगों ने 5 लाख ले लिया था, नहीं, नेट प्रॉफिट लेता, ठीक होगी बात। चले, अब अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, वरना आप लोगों ने अभी कल का जो आपका टारगेट है ना, एक रजिस्टर लेना है या अपना एक नोट्स बनाने का तरीका बताने लगा हूं। आपने पहले बस यहां तक पढ़ के इसके 5-6 लाइनें बुलेट्स फॉर्म में लिख लेनी है जो मैंने आपको लिखवाई है, और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात लगती है तो वो भी लिख लेनी है, ताकि आपको सिर्फ एक एक लाइन करके लिखना है, ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना। यहां से पढ़ के उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन हल करने शुरू कर देने हैं, तो आपने इसकी बेसिक सी 5 एग्जांपल्स हैं वो कर लेनी है। ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। एग्जांपल नंबर 1 आपने करनी है सॉल्यूशन देखे बगैर, एग्जांपल नंबर 2 करनी है, एग्जांपल नंबर 3 करनी है। आई के आपका स्टडी टेक्स्ट है और आई के आपने नया स्टडी टेक्स्ट अपलोड कर दिया है, लेकिन आप खुद ने आपने कॉपी नहीं करवाना, आपको वॉल्यूम मिल जाएंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग अलग करके। तो ये 5 एग्जांपल्स आपने कल घर से करके आनी है, और एक अंग्रेजी पढ़ के उसकी जितनी लाइनें एक एक लाइन करके और अपने अंदाज में वो भी आपने लिख लेना। फिर आपको ना बहुत अच्छा लगेगा रिपोर्टिंग पढ़ते हुए। मतलब एक तो होता है ना कि सिर्फ बस सवाल ही करी जाओ, एक होता है थोड़ी सी बुक की अंडरस्टैंडिंग भी लो, तो आपके एक तो एमसीक्यूज अच्छी तरह से हल हो जाएंगे। मैं आपको जितने मर्जी अच्छे बुलेट्स बनवा दूं, जब तक आप खुद किताब पढ़ने की आदत नहीं डालोगे ना, तो आपसे ना एमसीक्यू सही तरह से हल नहीं होंगे। खुद से एक दफा इसको समराइज कर लेना, तो कल इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट पढ़ना है। अभी हमने देखा है कि सिर्फ हमारे पास जो शेयर्स पड़े उसी पे डिवाइड कर रहे हैं। ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, ये कल हम डिस्कस करेंगे। अर्निंग वाला पार्ट पूरा हो गया। अर्निंग में यही सारी चीजें आती हैं, अर्निंग में आप नई चीज कोई नहीं आएगी। और हाँ, ये होता है कि अगर कोई एरर आ गया, वो आखिर एक दो सवाल करेंगे कि अगर
प्रॉफिट हमारा गलत हुआ फॉर द ईयर, तो उसको ठीक कैसे करना है और ठीक करके फिर उसको फाइंड करेंगे। ठीक है जी, ओके जी।